आप सभी को एक बार फिर से जय हिंद। आज के लेक्चर में हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान में साउथ अफ्रीका के संविधान से लिए गए प्रावधान। कहने का तात्पर्य कि साउथ अफ्रीका के संविधान से प्रेरित होकर के किन किन बातों को, किन किन प्रावधानों को भारत के संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में शामिल किया। तो आइए बिना देर किए हम शुरू करते हैं लेक्चर आज का। साउथ अफ्रीका के संविधान से भारत के संविधान में लिए गए प्रावधान। इन प्रावधानों में प्रमुख रूप से दो प्रावधान शामिल किए गए। आपको पता है साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने आंदोलन भी किया था। साउथ अफ्रीका से काफ़ी निकटता रही भारत की, तो संविधान निर्माताओं ने वहाँ के संविधान से जो बातें ली हैं उनमें दो प्रमुख प्रावधान हैं। सबसे पहला प्रमुख प्रावधान है भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया या बदलाव करने की प्रक्रिया। कहने का तात्पर्य पहला जो प्रावधान है वह संशोधन की प्रक्रिया। किसमें? भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। ये प्रावधान संशोधन करना या बदलाव करना, ये प्रक्रिया कहाँ से प्रेरित है? साउथ अफ्रीका के संविधान से। और दूसरा प्रावधान जो लिया गया साउथ अफ्रीका के प्रावधान से वह है राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया यानी पद्धति। कहने का तात्पर्य भारत में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस पद्धति से होगा, किस तरीके से होगा, ये प्रावधान भी साउथ अफ्रीका के संविधान से शामिल किया गया है। किस पद्धति से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होगा। तो कुल कितने प्रावधान हो गए? दो प्रावधान। एक बार ब्लैक बोर्ड पे, फिर उसके बाद लेक्चर विस्तार से। साउथ अफ्रीका के संविधान से प्रेरित प्रावधान, पहला प्रावधान है भारतीय संविधान में संशोधन या बदलाव करने की व्यवस्था। भारतीय संविधान में संशोधन या बदलाव करने की जो व्यवस्था है वह भारत के संविधान के भाग 20 और आर्टिकल 368 में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 में समय समय पर संविधान के संशोधन की प्रक्रिया को शामिल किया गया है। दूसरा जो है राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया, यानी राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रक्रिया के तहत होगा, इसका क्या सिस्टम होगा, ये भी शामिल किया गया साउथ अफ्रीका के संविधान से। और भारत के संविधान में आर्टिकल 80 में इसकी व्यवस्था दी गई है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 80 में। और यह राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन की जो प्रक्रिया है एक आनुपातिक प्रणाली के आधार पर, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट STV के आधार पर ओपन बैलेट सिस्टम से जो चयन की प्रक्रिया है निर्वाचन की, वो भी शामिल की गई है वहीं से साउथ अफ्रीका के संविधान से। तो आइए अब लेक्चर विस्तार से। पहला प्रावधान है संविधान में संशोधन की या बदलाव की प्रक्रिया की व्यवस्था। भाग 20 अनुच्छेद 368 में भारत के संविधान निर्माताओं ने ऐसी व्यवस्था दे रखी है कि समय समय पर रीति काल परिस्थिति और ज़रूरत के अनुसार इस संविधान में बदलाव किए जा सकते हैं। और ये ताकत किसको दी गई? ये ताकत दी गई पार्लियामेंट को, संसद को दी गई। किसके तहत दी गई? संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 के तहत संसद को यानी पार्लियामेंट को संविधान में बदलाव करने की, संशोधन करने की शक्ति जो है, ताकत जो है, यह भारत के संविधान ने पार्लियामेंट को दे रखी है। ये व्यवस्था कहाँ से ली गई है? साउथ अफ्रीका के प्रावधान से, साउथ अफ्रीका के संविधान से। अब एक बार फिर से समझ लें। जैसे भारत का संविधान
26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। उस समय की क्या परिस्थितियाँ थी, रीति काल परिस्थिति, ज़रूरतें, व्यवहारिकता, उस समय के अनुसार शामिल करके भारत का संविधान लिखा गया। लेकिन भारत के संविधान निर्माता इतने दूरदर्शी थे कि उस समय जो संविधान लिख दिया गया, लागू हो गया 1950 में, तो उसमें ऐसी व्यवस्था दी भारतीय संविधान निर्माताओं ने कि आने वाले समय में, फ्यूचर में हमारे देश में लोगों की ज़रूरतें बदलेगी, समय बदलेगा, व्यवस्थाएं बदलेंगी, तो उसके अनुसार संविधान में बदलाव करने की भी व्यवस्था रख दी ताकि संविधान अनुपयोगी न हो सके। क्यों? क्योंकि समय के साथ अगर किसी में बदलाव नहीं होता है तो वो चीज़ें धीरे धीरे विलुप्त हो जाती हैं या उसका महत्व कम हो जाता है। लेकिन भारत के संविधान निर्माताओं ने संविधान को ऐसा बनाया कि उस समय भी उपयोगी था और ऐसी व्यवस्था दे दी कि ज़रूरत के हिसाब से लोगों की अपेक्षाओं के हिसाब से नियमों में, कानूनों में, प्रावधानों में बदलाव कर सकते हैं। यह शक्ति दे दी किसको? संविधान ने भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत किसको दी? पार्लियामेंट को दी, संसद को दी। और समय समय पर अनुच्छेद में बदलाव होता रहता है, संविधान में संशोधन होता रहता है। ऐसे आप समझ सकते हैं कि जब लागू हुआ था तो उस समय कुल 395 अनुच्छेद थे, लेकिन वर्तमान में 448 से 470 अनुच्छेद बताए जाते हैं। तो ये बढ़े कैसे? अगर बदलाव की व्यवस्था ना होती, संशोधन की व्यवस्था ना होती, तो क्या अनुच्छेद उसमें जोड़े जाते या घटाए जाते? नहीं। तो संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता इस बात से ही प्रदर्शित होती है कि समय समय पर इसमें बदलाव किया जा सकता है। कौन कर सकता है इसको? भारत की पार्लियामेंट कर सकती है, संसद कर सकती है। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा शुरू में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन बाद में जो संपत्ति का अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी जो था, उसे संविधान संशोधन करके 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में संविधान संशोधन 44वां यानी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में इसे मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300A में शामिल कर दिया गया। किस में शामिल कर दिया गया? अनुच्छेद 300A में, जबकि उस समय 19 में था। तो इस तरीके से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का अधिकार किसके पास है? व्यवस्था का अधिकार किसके पास है? ताकत किसके पास है? भारत की संसद के पास। तो ये सारी व्यवस्थाएं कहाँ से ली गई? साउथ अफ्रीका के संविधान से। किससे ली गई? साउथ अफ्रीका के संविधान से। अब आइए दूसरी बात ली गई, वो ली गई राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया, यानी निर्वाचन की पद्धति, यानी निर्वाचन की व्यवस्था। अब आप देखिए, राज्यसभा के जो सदस्य हैं, इनकी निर्वाचन की क्या प्रक्रिया होगी, यह लिया गया कहाँ से? लिया गया साउथ अफ्रीका के संविधान से। और ये जो अनुपातिक प्रणाली ली गई, सिस्टम ली गई, ये भी कहाँ से ली गई? वहीं से ली गई साउथ अफ्रीका के संविधान से, कि राज्यसभा के जो सदस्यों का निर्वाचन होगा वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होगा। यानी सभी स्टेट के जो पॉपुलेशन है उसमें सबके प्रतिनिधित्व मिल सके इस अनुपात में, इसीलिए इसको आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। इस प्रणाली के तहत राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। राज्यसभा, आपको पता है कि राज्यसभा की जो सीटें हैं भारत में, वह संविधान में जो लिखी गई हैं कि अधिकतम 250 सीट हो सकती है। कितनी सीट हो सकती है? अधिकतम 250 सीट राज्यसभा की हो सकती है। इन 250 सीटों में वर्तमान में जो
वर्तमान में जो सदस्यों का निर्वाचन होता है वो कुल सीटें हैं 245। कितनी है? 245। अगर आपसे कोई पूछे कि वर्तमान में राज्यसभा की कितने सीटें हैं जिन पे राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है, तो उत्तर में आप बताएंगे 245, यानी 245 सीटें हैं, लेकिन इनमें से निर्वाचन जो होता है वो केवल 233 पर होता है, यानी 233 पर। फिर से समझिए, कुल सीटें वर्तमान में कितनी हैं? 245। 245 इन 245 में जो एमएलएज, जो जनता के द्वारा चुने गए जो एमएलएज होते हैं, विधायक होते हैं, वो निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। याद रखना, केवल जनता के द्वारा चुने गए एमएलए ही राज्यसभा के सदस्यों की अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जिसे हम STV भी कहते हैं, इसके माध्यम से भाग लेते हैं। तो आइए सीट पर 245 सीटें वर्तमान में हैं। 245 सीटों में केवल 233 यानी 233 सीटों पर निर्वाचन होता है। ध्यान रखना, 233 सीटों पर निर्वाचन होता है। इस निर्वाचन की प्रक्रिया में भाग कौन लेता है? जनता के द्वारा चुने गए विधायक। सभी स्टेट और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सभी प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिला करके जनता के द्वारा जो चुने गए विधायक हैं, एमएलएज हैं, वही इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इसका 233 वाले के लिए तो अब 245 हैं, 233 पे निर्वाचन की प्रक्रिया होती है, तो 12 कहाँ गए जी? तो आपको पता है, आयरलैंड के संविधान से भारत के संविधान में एक चीज़ और ली गई थी कि 12 राज्यसभा सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति कर सकता है। आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया जा चुका है। तो कुल 233 तो निर्वाचित होते हैं, 12 को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, यानी 12 सदस्यों का मनोनयन होता है। कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, 233 का निर्वाचन प्रक्रिया सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के आधार पर, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर 233 का निर्वाचन होता है और 12 सदस्यों का मनोनयन होता है। ये 12 सदस्य कौन होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति चुनते हैं? हमने पहले भी बता रखा है, तो फिर से बता दें। ये 12 सदस्य कला से, शिक्षा के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से और समाज सेवा के क्षेत्र से। कहने का तात्पर्य, राष्ट्रपति जिन 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करते हैं, वो सदस्य चाहे वो कला के क्षेत्र से हो, विज्ञान के क्षेत्र से हो, समाज सेवा के क्षेत्र से हो या शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों का मनोनयन राज्यसभा के लिए करते हैं। तो 233 निर्वाचित होते हैं एमएलएज के द्वारा, स्टेट और केंद्र शासित प्रदेशों के विधायकों के द्वारा, 12 मनोनीत होते हैं। इस तरह से कुल हो गए 245। अब इसका जो चुनाव होता है, जो निर्वाचन की प्रक्रिया है राज्यसभा की, ये सीधे जनता के द्वारा नहीं होती है। इसीलिए हमने पहले बताया था कि जनता के द्वारा चुने गए विधायक ही करते हैं केवल, चाहे वो किसी भी स्टेट के हों, चाहे केंद्र शासित प्रदेशों से हों। तो कहने का तात्पर्य, जो विधायक जनता सीधे वोट दे के चुनती है, मात्र वही विधायक राज्यसभा के 233 सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। उसका जो सिस्टम है वह है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का सिस्टम है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी ये ओपन होता है। ध्यान रखना, जब कोई विधायक आता है बैलेट पेपर पर अपना वोट देता है, देने का मतलब उसके आगे अपना वरीयता लिखता है 1 2 3 ऐसे, तो
जब वो अपना वोट बैलेट पेपर पर अपनी वरीयता लिख देता है, 1 2 3, कोई 1 ही लिखता है, कोई 1 2 3 ऐसे वरीयता जितने कैंडिडेट होते हैं लिख लेते हैं। तो ऐसे करने के बाद उस बैलेट को जिसमें उसने अपना निर्वाचन के लिए वोट दिया है, उसको उसकी पार्टी का जो अधिकृत उम्मीदवार होता है, फिर से समझिए, कोई विधायक आया, उसने बैलेट पेपर पर अपना वोट दे दिया, अपनी वरीयता लिख दी 1 2 3, फिर लिखने के बाद उसको बॉक्स में डालने से पहले, बैलेट बॉक्स में डालने से पहले उसे वह मत बैलेट पेपर अपने पार्टी के जो अधिकृत उम्मीदवार, अधिकृत एजेंट होते हैं, यानी उस हर पार्टियां अपना अपना एक एजेंट निर्धारित करती हैं अधिकृत, वो अपने पार्टी के विधायकों के वोट को देखने के लिए क्या होता है, ऑथराइज्ड होता है। तो जब कोई विधायक आता है, बैलेट पेपर पर अपना वरीयता लिखता है यानी वोट देता है, तो उसके बाद पेटी में डालने से पहले उसे वो बैलेट पेपर अपने पार्टी के अधिकृत एजेंट को दिखाना पड़ता है, ताकि उसके पार्टी के अधिकृत एजेंट के माध्यम से उस पार्टी को पता चल सके कि हमारे विधायक ने किसको वोट दिया है, कहीं चोरी से किसी दूसरे को तो वोट नहीं कर दिया। जो क्रॉस वोटिंग पकड़ी जाती है इसी से पकड़ी जाती है, क्योंकि वोट दिखा के डाला जाता है। वोट दिखाया किसको जाता है, उसकी पार्टी के खुद के पार्टी का जो अधिकृत एजेंट होता है उस चुनावी प्रक्रिया के समय, उसको दिखाना होता है। तो ध्यान रखिए, इसीलिए इसे ओपन सिस्टम भी कहा जाता है, यानी खुला मत दिखा करके डाला जाता है। तो ये था साउथ अफ्रीका के। और हाँ, एक बात और बता दें, हमारे देश में जो 250 सीटें हैं संविधान में, 245 पे इस समय चल रही, 233 निर्वाचित, 12 मनोनयन वाली। तो एक बात बता दें आपको, इन सभी भारत के स्टेट्स में सबसे ज़्यादा जो राज्यसभा की सीट है वह यूपी के पास है। किसके पास है? उत्तर प्रदेश के पास है। उत्तर प्रदेश के पास सर्वाधिक 31 यानी 31 सीट है राज्यसभा की। इसीलिए चुनाव में सबसे ज़्यादा फोकस लोगों का, चाहे वो राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, वो यूपी की तरफ रहता है, क्योंकि यहाँ लोकसभा की भी सीटें सभी प्रदेशों में सबसे ज़्यादा हैं और राज्यसभा की भी। राज्यसभा की सबसे अधिक 31 सीट है। और सबसे कम सीटें किन राज्यों की है? सबसे कम सीट राज्यसभा की पूर्वोत्तर के राज्यों की है। उन राज्यों की बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिनकी केवल एक सीट है। असम है, त्रिपुरा है, मणिपुर है, गोवा है, ये सिक्किम है, ये सब ऐसे स्टेट हैं जिनके पास केवल एक सीट है राज्यसभा की। तो आइए एक बार पूरा सारांश विस्तार से, ब्लैक बोर्ड पे भी ध्यान देते रहे। साउथ अफ्रीका से लिए गए प्रावधान, भारतीय संविधान में संशोधन बदलाव करने की प्रक्रिया भाग 20 से अनुच्छेद 368 में शामिल किया गया है। समय समय पर भारत के संविधान में ज़रूरत पड़ने पर नियमों, कायदों, प्रावधानों में बदलाव किया जाता है। कुछ जोड़े भी जाते हैं, कुछ हटाए भी जाते हैं, कुछ बढ़ाए भी जाते हैं प्रावधान। इसी को संशोधन प्रक्रिया या बदलाव करने की व्यवस्था कहते हैं। ये ताकत भारत के संविधान के, भारत के संसद के पास है, पार्लियामेंट के पास है। ये ताकत किसने दे रखी? भारत के संविधान ने दे रखी, लिखित में दे रखी भाग 20 के अनुच्छेद 368 में। दूसरी जो व्यवस्था है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, आर्टिकल 80 अनुच्छेद 80 में ये शामिल है व्यवस्था। ये कहाँ से ली गई? सब दोनों साउथ अफ्रीका के संविधान से। अब आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एसटीवी के माध्यम से ओपन बैलेट सिस्टम के आधार पर 245 सीटों के लिए भारत में, 233 सीटों के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया होती है और 12 सीट पे जो होता है सदस्य वो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। इस तरह से उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 31 सीट है और पूर्वोत्तर के राज्यों में एक सीट है। उसमें त्रिपुरा है, असम है, मेघालय है, सिक्किम है, मणिपुर है, ये सारे जो पूर्वोत्तर के राज्य है इन सब में केवल एक सीट है। तो इस तरीके से आपने देखा
साउथ अफ्रीका के संविधान से दो प्रमुख प्रावधान शामिल किए गए। एक, भारत के संविधान में संशोधन या बदलाव करने की व्यवस्था, भाग 20 अनुच्छेद 368। दूसरा, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो भी साउथ अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट STV और ओपन सिस्टम प्रणाली के तहत ये व्यवस्था शामिल की गई आर्टिकल 80 में। और इस तरीके से ये दो प्रमुख प्रावधान भारत के संविधान में साउथ अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, बाकी अगले लेक्चर में दुनिया के दूसरे देशों के संविधान से क्या क्या शामिल किया गया उसको लेकर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और फॉलो अवश्य कीजिए। कमेंट करके अवश्य बताइए कोई कमी हो तो उसको सुधार करके अगला लेक्चर और अच्छा लाया जाएगा ताकि आप लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और प्लीज़ शेयर।